फिल्म की शुरुआत एक सुनसान फार्म हाउस से होती है जो रात की रहस्यमय खामोशी में कहीं खोया हुआ लगता है। दूर एक तेज नीली रोशनी अचानक आसमान को चीरती है, मानो कोई परछाई जमीन पर उतरी हो। अगली सुबह एक किसान अपने खेत की तबाही देखकर चौंक जाता है। वो गुस्से में अपने 3 बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत की रखवाली का काम सौंपता है। गांव में सबका मानना है कि उसका छोटा बेटा जॉन सबसे निकम्मा और आलसी है, लेकिन अंधेरे में जो छुपा है वो इस सोच को बदलने वाला है। जॉन के बड़े भाइयों ने उसकी सरलता का फायदा उठाते हुए उसे अकेले खेत की निगरानी में लगा दिया। जॉन चुपचाप मान गया और पहरे की तैयारी करने लगा। रात के सन्नाटे में उसे अचानक कुछ अजीब सुनाई दिया। जैसे ही वो पलटा, उसके सामने एक चमचमाता सफेद घोड़ा खड़ा था। हैरानी से भरा जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक रस्सी से बांधने की सोचता है। जैसे ही रस्सी डालता है, घोड़ा भागने लगता है, मगर जॉन हार नहीं मानता। रस्सी कसकर थामे रहता है और इसी पकड़ के साथ वो धीरे धीरे घोड़े के साथ घसीटता चला जाता है। तेज भागते घोड़े का संतुलन बिगड़ता है और वो कीचड़ में गिर पड़ता है। जॉन बिना देर किए उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकालता है। उसी पल घोड़े की भीगी आंखें उसे कुछ कह जाती हैं। जॉन के मन में अपराध बोध जागता है और वो कसम खाता है कि वो अब इस जगह से दूर रहेगा। घोड़ा चुपचाप उसकी तरफ देखता है, जैसे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। घर लौटते वक्त जॉन को खेत से फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो 2 घोड़े जंजीरों में बंधे मिलते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझे, एक रहस्यमय आवाज कहती है, ये तुम्हारे विश्वास का इनाम है। जैसे ही जॉन पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक नन्हा घोड़ा खड़ा होता है। उसका नाम फोइल है। फोइल बताता है कि वो उसी घोड़े का बेटा है जिसे जॉन ने रात को बचाया था। वो कहता है, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है क्योंकि तुमने उसका भरोसा जीता। जॉन मुस्कुरा उठता है। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर जाता है और उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। जब पिता चले जाते हैं, जॉन फोइल पर सवार होता है। फोइल जैसे ही दौड़ना शुरू करता है, उसकी गति देखकर जॉन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, मानो जमीन नहीं बादलों पर दौड़ रहे हों। नन्हा घोड़ा तेज सीटी जैसी आवाज निकालता है और कुछ ही देर में 2 चमकदार घोड़े अस्तबल से बाहर आ जाते हैं। जॉन के मन में आता है कि इन घोड़ों को बाजार ले जाकर बेचे। जब वह उन्हें लेकर वहां पहुंचता है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। इतनी सुंदर और दमदार काया वाले घोड़े किसी ने पहले नहीं देखे थे। भीड़ में कई लोग उनसे कीमत पूछते हैं। फोइल धीरे से सुझाव देता है कि उन्हें पास के बूढ़े व्यापारी को बेच देना चाहिए, मगर जॉन का इरादा बड़ा था। वह चाहता था कि ये घोड़े राजा के पास जाएं। जब राजा वहां आता है तो उनकी भव्यता से मोहित हो जाता है, लेकिन उसके मंत्री को शक होता है, कहीं ये घोड़े चुराए तो नहीं। राजा जॉन की सच्चाई और सादगी का फायदा उठाता है। वो बिना कुछ चुकाए दोनों घोड़े अपने महल ले जाता है। जब जॉन धीरे से भुगतान की बात करता है तो राजा अनसुनाकर चुपचाप निकल जाता है। लौटते वक्त फोइल गुस्से में कहता है, मैंने पहले ही कहा था, उन्हें उस बूढ़े व्यापारी को बेचना चाहिए था। जॉन निराश हो जाता है। फोइल उसकी उदासी देखकर फिर से सीटी बजाता है। तभी दोनों घोड़े झटके से वापस दौड़कर जॉन के पास आ जाते हैं। उधर राजा की सवारी उन्हीं घोड़ों की वजह से पलट जाती है और वो आटे के बोरों में गिरता है। सारा महल हंस पड़ता है, पर राजा कुछ कह नहीं पाता। इस बार राजा खुद जॉन के पास आता है और घोड़ों की कीमत पूछता है। जॉन बिना झिझक एक बड़ी रकम बता देता है। राजा सोच में पड़ जाता है। उसके दरबारी सलाह देते हैं कि बेहतर होगा जॉन को दरबार में ही काम पर रख लिया जाए, कम से कम वो नजरों के नीचे रहेगा। राजा मान जाता है और जॉन को एक खास पद की पेशकश करता है। जॉन प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और महल में काम शुरू करता है। लेकिन राजा का चतुर सहायक एक नई चाल चलता है। वो कहता है, इससे फीनिक्स पक्षी मनवाओ, आग में जन्म लेने वाला दुर्लभ प्राणी। शायद ये काम जॉन से ना हो पाए। राजा अपने मंत्री की चाल से खुश होता है और जॉन को आग के पक्षी को लाने का आदेश देता है। ये एक तरह से उसे धीरे धीरे खत्म करने की साजिश होती है। जॉन बिना डर के हामी भर देता है। जब फोइल को इसका पता चलता है तो वो चिंतित हो जाता है। वो जॉन को सावधान करता है, जो भी उस पक्षी की तलाश में गया लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन जॉन अब पीछे नहीं हटना चाहता था। वो इसे अपनी इज्जत की लड़ाई मान चुका था। फोइल उसकी मदद का फैसला करता है। वो उसे एक रहस्यमय जंगल में ले जाता है जहां वो एक खास तरह का सपना नट दिखाता है। ये वही नट थे जिन्हें खाकर आग का पक्षी गहरी नींद में चला जाता है। फोइल की मदद से जॉन ने वह खास अखरोट जमा किए और उन्हें धरती पर रख दिया। फोइल ने बताया कि आग के ये पक्षी जमीन के नीचे रहते हैं और जब इन अखरोटों की खुशबू उन्हें सतह तक खींच लाती है। कुछ ही देर में मिट्टी का पति है और एक चमकदार आग से सना पक्षी जमीन फाड़कर बाहर आता है। वह अखरोट खाने लगता है, लेकिन जैसे ही जॉन उसे पकड़ने बढ़ता है, पक्षी जाग जाता है और गुस्से में पीछे दौड़ पड़ता है। उसकी तेज गर्मी से पूरा द्वीप जलने लगता है। आग की लपटें सब तरफ फैल जाती हैं। पक्षी उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन जॉन आखिरी सपना अखरोट उसकी चोंच के सामने फेंक देता है और सब थम जाता है। जैसे ही आग का पक्षी आखिरी नट खाता है, उसकी पलकों पर बोझ उतरता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है
तो वो खुद को नटों की महक में बंधा महसूस करता है। जॉन जब उसे देखता है तो उसकी आंखों में चमकते आंसू उसे विचलित कर देते हैं। जॉन का दिल पसीज जाता है और वो पक्षी को आजाद कर देता है। पक्षी उड़ने से पहले अपने जलते हुए पंखों में से एक पंख जॉन को भेंट में देता है। फोयल चिंतित होता है, कहता है राजा अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जॉन निश्चिंत रहता है। वो सोचता है यही पंख सबूत बनेगा। मगर जब वो राजा के दरबार में पहुंचता है तो राजा उसकी एक नहीं सुनता। अगली सुबह जॉन को सजा देने के लिए मैदान में लाया गया। उसने आखिरी उम्मीद से पंख दिखाया, लेकिन अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। राजा ने क्रोधित होकर उसकी मौत का हुक्म दे दिया। तभी आसमान से आग का पक्षी तेज रोशनी के साथ प्रकट हुआ। भीड़ सन्न रह गई और हर कोई समझ गया कि जॉन ने झूठ नहीं कहा था। मजबूर होकर राजा ने सजा टाल दी और जॉन को दरबार में ऊंचा पद दे दिया। मगर राजा के भीतर जलन और भी बढ़ गई। उसने मंत्री से कहा, कुछ ऐसा सोचो जो इसे असंभव लगे। काफी सोच के बाद मंत्री ने योजना बनाई, जॉन को पहाड़ों से एक रहस्यमय राजकुमारी लाने भेजा जाए। मंत्री मुस्कुराकर कहता है, अगर जॉन नाकाम रहा तो खत्म हो जाएगा, और अगर राजकुमारी को लेकर लौट आया तो भी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तुम उससे विवाह कर सकते हो। राजा को ये योजना बेहद पसंद आती है। वो तुरंत जॉन को उस पहाड़ी राजकुमारी को लाने का आदेश देता है। लंबी यात्रा के बाद जॉन सार पहाड़ों तक पहुंचता है जहां राजकुमारी का किला है, लेकिन रास्ता पूरी तरह जमी हुई बर्फ से ढका होता है। कई हाथ मोटी परत जिसे पार करना नामुमकिन लगता है। तभी हवा में एक चमकदार पंख उड़ता हुआ आता है, वही अग्निपक्षी का। जैसे ही वो पंख बर्फ को छूता है, दीवार पिघलती है और रास्ता खुल जाता है। अचानक पहाड़ों में तेज बारिश हुई और एक भीषण बाढ़ आ गई। फोयल तेज बहाव में फिसल गया और लहरों में कहीं खो गया, जैसे कोई हिमपिंड चट्टानों से टूटकर गिरता है। जॉन दुखी दिल से अकेले महल तक पहुंचता है। अंदर पहुंचते ही वो देखता है कि वहां कई सुंदर युवतियां सोई हुई हैं और सभी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। असली राजकुमारी को पहचानना लगभग नामुमकिन था। तभी एक अग्निपक्षी का पंख उड़ते हुए आता है और एक लड़की के पास गिरता है। जॉन समझ जाता है यही असली राजकुमारी है। जब वो उसकी सूरत देखता है तो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। फिर धीरे से कहता है, तुमसे राजा विवाह करना चाहता है। राजकुमारी जॉन की बात सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन ठंडे लहजे में कहती है, अगर तुम्हारा राजा इतना शक्तिशाली है तो उसे खुद आना चाहिए था। ये कहकर वह अचानक पहाड़ की चोटी से कूद जाती है। जॉन बिना एक पल गवाए उसके पीछे छलांग लगा देता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। तभी फोयल हवा को चीरता हुआ आता है और दोनों को गिरने से पहले अपनी पीठ पर थाम लेता है। नीचे उतरते हुए वह जॉन की आंखों में कुछ बदलते भाव देखता है। राजकुमारी के लिए लगा। फोयल को अंदेशा हो जाता है कि अगर राजा को ये सब पता चला तो सब खतरे में पड़ सकते हैं। छुपकर ये सब सुन रही राजकुमारी भी सोच में पड़ जाती है, शायद जॉन उसे सच में भाने लगा है। जब जॉन राजकुमारी के साथ महल लौटता है तो सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जॉन पर पड़ती है उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो सोचता था जॉन अब तक मारा जा चुका होगा, मगर उसके सलाहकार उसे समझाते हैं कि राजकुमारी के आने से राज्य को लाभ होगा। राजा मान तो जाता है पर भीतर से असंतुष्ट है। अब जॉन की सराहना हो रही थी, लेकिन उसे ये सब बोझिल लगने लगा। वो राजकुमारी की फिक्र में एक रात चुपके से उससे मिलने जाता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही राजा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उधर राजा ने राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव दिया। वो मुस्कुराई और बोली, पहले मेरी दादी की अंगूठी लाकर दिखाओ। राजकुमारी बताती है कि उसकी दादी की अंगूठी समुद्र में खो चुकी है और वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो अंगूठी नहीं मिलती। ये सुनकर राजा बेचैन हो उठता है। तभी जॉन वहां आता है, लेकिन राजा उसे देखकर तिलमिला जाता है और गुस्से में गोली चला देता है। जॉन बच तो जाता है, लेकिन स्थिति गंभीर हो जाती है। वो फोयल से अंगूठी के बारे में पूछता है, पर फोयल भी अनजान होता है। फिर वो अपनी माँ से सलाह लेता है। उसकी माँ बताती है कि अंगूठी एक व्हेल के पेट में है, जो समुद्र के पास एक छोटे द्वीप के आसपास देखी गई थी। जॉन फोयल के साथ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में पक्षियों के झुंड से टकराकर नीचे गिर जाता है और तभी उसे एहसास होता है वो व्हेल के बेहद करीब है। जॉन ने समुद्र की गहराई में भारी भरकम जंजीरें देखी, जिनमें एक विशाल व्हेल जकड़ी हुई थी। वो मुश्किल से हिल पा रही थी। जब जॉन सतह पर लौटा तो फोयल ने बताया कि उसकी माँ ने ही व्हेल तक उनकी खबर पहुंचाई थी। जॉन ने फिर पानी में उतरकर व्हेल से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? व्हेल ने थकी हुई आवाज में कहा, मैंने गलती से कुछ जहाज निगल लिए थे, इसलिए लोगों ने मुझे कैद कर लिया। अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जॉन को उसकी हालत देखकर तरस आ गया। उसने सोचा अगर वो व्हेल को ठीक से छींकने में मदद कर सके तो शायद वो सब जहर, तकलीफ और अंगूठी बाहर निकाल सके। जॉन की योजना थी कि वह व्हेल की नाक में जाकर उसे अंदर से गुदगुदाए ताकि वो जोर से छींक सके। जैसे ही वो ऐसा करता है, व्हेल जोरदार छींक मारता है और उसके पेट से कई जहाज बाहर निकल आते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। राहत की सांस लेकर व्हेल गहराई में लौट जाता है। तभी जॉन को अंगूठी की याद आती है और वो मायूस हो जाता है। व्हेल अब जा चुका था। तभी एक केकड़ा रेंगता हुआ आता है। उसके पंजे में वही अंगूठी चमक रही होती है। वो कहता है, व्हेल ने ये तुम्हारे लिए भेजी है। वो समझ गया था कि तुम्हारा दिल सच्चा है। जॉन और फोयल राजकुमारी के पास लौटते हैं और देखते हैं कि फायरबर्ड को एक इमारत से बांध रखा गया है।
जब जॉन राजकुमारी को वो अंगूठी देता है तो उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि जॉन उसके लिए जान भी दे सकता है। उसी वक्त महल का एक आदमी फोएल पर माइक्रोस्कोप से नजर रख रहा होता है। जैसे ही वह फोएल को बोलते सुनता है उसे वो कोई शैतानी जीव लगता है। डर और शक में वह राजा को जगाता है और सब फोएल को पकड़ने निकल पड़ते हैं। राजा जैसे ही उसे राजकुमारी की खिड़की के पास देखता है बिना सोचे गोली चला देता है। जॉन पूरी कोशिश करता है लेकिन फोएल को नहीं बचा पाता। उधर राजा घोषणा करता है कि जॉन राजकुमारी का अपहरण करता है और उसे दरबार से निकाल दिया जाता है। अब जॉन को सजा सुनाई जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसकी फांसी तय थी। इस बीच राजकुमारी छुपकर फोएल से मिलती है। वो कहती है तुम्हारी वजह से जॉन खतरे में पड़ गया, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। वो बताती है कि उसने राजा से शादी टालने के लिए एक तरकीब निकाली है। उसने राजा से कहा कि अगर वो 3 बर्तनों में नहाएगा तो फिर से जवान बन जाएगा। एक बर्तन में होगा गर्म पानी, दूसरे में ठंडा और तीसरे में खौलता दूध। राजा इस सुझाव पर झिझकता है। उसे बात तो लुभावनी लगती है लेकिन भीतर से उसे कुछ ठीक नहीं लगता। राजा का एक खास आदमी सुझाव देता है कि पहले इस नहाने की प्रक्रिया को जॉन पर आजमाया जाए। ये सुनकर राजकुमारी चिंतित हो जाती है लेकिन तुरंत फोएल को एक योजना बताती है जिससे जॉन की जान बच सकती है। वो कहती है पहले बर्तन में मेरी दादी की अंगूठी डाल दो, दूसरे में अग्नि पक्षी का पंख और तीसरे में जीवन मरण का फूल। इनसे जॉन सुरक्षित रहेगा। फोएल उससे पूछता है कि ये फूल कहाँ मिलेंगे। राजकुमारी बताती है ये फूल धरती के अंतिम कोने में खिलते हैं। फोएल चिंतित होता है, इतनी दूर जाना बहुत समय लेगा। राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है तुम्हारी रफ्तार ही हमारी उम्मीद है। फोएल जख्मी होने के बावजूद जीवन मरण का फूल लाने के लिए उड़ पड़ता है। इधर महल में अगले सुबह 3 बर्तन तैयार हो जाते हैं। राजा सबके सामने खुद को उदार दिखाने का मौका देखता है और कहता है मैं जॉन को एक और जीवन दान दे रहा हूँ। अगर वो ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। फिर वह बिना देर किए जॉन को पहले बर्तन में धकेल देता है। किसी को न पता था राजकुमारी ने चुपचाप अपनी दादी की अंगूठी पहले बर्तन में डाल दी थी। अंगूठी की शक्ति से जॉन सुरक्षित बाहर निकलता है और दूसरे बर्तन की ओर बढ़ता है। तभी पास में बंधा आग का पक्षी जोर जोर से चीखने लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। आग के पक्षी की चीख उसके बंधे हुए पंख तक पहुंचती है। पंख का पता है टूटकर उड़ता है और सीधे दूसरे कटोरे में जा गिरता है। अब जॉन तीसरे और आखिरी कटोरे में गिरता है जबकि राजकुमारी की निगाहें बेसब्री से फोएल के लौटने की राह देख रही थीं। उधर फोएल आखिरी कोने तक पहुंच चुका होता है। जैसे ही वो जीवन मरण के फूल के पास पहुंचता है उसे एहसास होता है इस फूल को तोड़ने वाला अपनी जान गंवा देगा। फिर भी बिना झिझके वो फूल तोड़ लेता है। महल में सब मान लेते हैं कि जॉन अब नहीं बचा। दुखी होकर लोग जाने लगते हैं। तभी हवा में उड़ता हुआ फोएल आता है और फूल तीसरे कटोरे में डाल देता है। कुछ पल बाद जॉन उसमें से राजकुमार की तरह बाहर निकलता है। जब राजा ने देखा कि जॉन फिर से जवान और ताकतवर बनकर निकला है तो वो भी लालच में आकर पहले बर्तन में कूद पड़ा। लेकिन जवान होने के बजाय वह अचानक एक बुलबुले में कैद हो गया और फिर गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। लोग खुशी से झूम उठे और जॉन को अपना नया राजा बना लिया। जॉन और राजकुमारी फोएल की तलाश में निकलते हैं। फोएल को लगता है कि अब उसका अंत करीब है मगर राजकुमारी मुस्कुराकर कहती है फूल ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम पास हो गए। आखिरी दृश्य में जॉन और राजकुमारी का विवाह हो रहा होता है और यही कहानी पूरी होती है।